हेलो व्यूअर्स, रिसेंटली यूएस में इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया। अब 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वापसी कर ली उन्होंने अपनी वाइट हाउस में। तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट रही थी। जब प्रीवियसली बात करें, जब वो पहले जो है प्रेसिडेंट बने थे, सो 2017 से 2020 तक वो प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के। उसके बाद बाइडेन आ गए थे, अभी फिर वापस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। तो आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी इनके वापसी का इमिग्रेशन, यूएस की इमिग्रेशन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो इसमें मैं अपने व्यूज़ देने जा रही हूँ। तो डेफिनेटली वीडियो नहीं जा रहा है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो या तो B1 B2 वीज़ा या F1 वीज़ा में या ग्रीन कार्ड के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो H1B वीज़ा में अप्लाई करने का सोचते हैं और करते भी हैं अप्लाई। तो यूएस में जाने का ड्रीम काफ़ी लोगों का होता है। अगर इंडियंस की बात करें, इंडियंस का नंबर भी मोर देन 50 लाख है जिनके पास ऑलरेडी यूएस का वीज़ा है, और भी काफ़ी क्यू में हैं कि वो चाहते हैं कि यूएस का वीज़ा उनको मिल जाए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो अगेन आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वीडियो को अंत तक देखना है। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे आपने हमें फॉलो ज़रूर करना है। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं जो पिछला टेन्योर रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो उस टाइम पे इमिग्रेशन में क्या मेजर चेंजेस आए थे। सबसे पहले बात करें तो ट्रैवल बैन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई थी। इसमें उन्होंने कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में से जो है लोग आते हैं उनके लिए ट्रैवल बैन कर दिया था। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर लिया गया, जो बाइडेन के टाइम पे इसको रिलैक्स कर दिया गया, इसको नहीं कंटिन्यू किया गया, लेकिन ये ट्रम्प के टाइम पे शुरू हो गया था। दूसरी चीज़ जो बहुत स्ट्रिक्ट थी वो था फैमिलीज़ को सेपरेट कर देना बॉर्डर पे। सो उस केस में बच्चे थे इमिग्रेंट्स के, लाइक जो माइग्रेट हो रहे थे यूएस में बॉर्डर पे थे, वो चाहे किसी भी तरीके की माइग्रेशन हो, तो उस केस में फैमिलीज़ को, चिल्ड्रन को अलग कर दिया गया। ये भी काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर था। तीसरा उनका जो था वो था पब्लिक चार्ज पॉलिसी। उसके अंतर्गत काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वीज़ा का वेट करते हैं यूएस में या अपने ग्रीन कार्ड का वेट करते हैं। तो उस टाइम पे अगर उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो इस केस में अगर उनको ज़रूरत है या वो एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए, तो इस केस में उनके लिए काफ़ी मुश्किल कर दिया गया था। जो लोग पब्लिक की मीन्स गवर्नमेंट की असिस्टेंट के लेते थे, तो इन सभी चीज़ों में देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर लिए गए थे। ये तो रही है 2017 से 20 के बीच में जो भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए। लेकिन अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप क्या और कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पब्लिक चार्ज पॉलिसी की, तो उसको और स्ट्रिक्ट करने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इस टाइम पे जो उनका एजेंडा है वो है एक तो इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेंट्स जो इतने ज़्यादा एंटर कर रहे हैं यूएस में, उसको चेक करना, उनका नंबर कंट्रोल करना, और साथ में इन्फ्लेशन, और तीसरा है टैक्स। ये तीन चीज़ें को डेफिनेटली इस पे वो वर्क करेंगे। अब ऑब्वियसली जो वहाँ पे कॉरपोरेट है उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में भी उन लोगों की फेवर में, अमेरिकन्स की फेवर में वो कुछ पॉलिसीज़ ला सकते हैं। अगर सिर्फ ट्रेड की ही बात करें तो इसका इंडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। इसमें जैसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स्ड होते हैं, हाईली टैक्स्ड होते हैं, तो उस केस में वो इंडियन गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि अपने टैक्स कम करो। अदरवाइज़ बाकी सभी एरियाज़ में अगर मैं अपने व्यू पॉइंट दूँ तो उस केस में बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं होएगी, क्योंकि अगर माइग्रेशन की बात करें तो नो डाउट काफ़ी लोग जो हैं वो माइग्रेट होते हैं यूएस में स्टडी वीज़ा के लिए, या वो वहाँ पे घूमने जाते हैं। तो आपको पता ही है अपॉइंटमेंट लेना एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, वो चाहे टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट हो या वो स्टडी वीज़ा का अपॉइंटमेंट हो, तो हर केस में ये चैलेंजिंग रहता है। काफ़ी वेटिंग लोगों को करनी पड़ती है। इंडिया में ऑलरेडी वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो लेकिन हमारे पीएम मोदी साहब के और दूसरा अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो दोनों के रिलेशंस अच्छे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स के ऊपर इंडिया में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। बट अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो हो सकता है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लें।
H1B वीज़ा भी स्ट्रिक्ट हो सकता है। अब H1B वीज़ा उन लोग के लिए होता है जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, तो लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, तो उसके ऊपर भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनका स्लोगन है अमेरिकन्स, तो फोकस करेंगे अमेरिकन्स को ही जॉब मिले, अमेरिकन्स को ही प्रेफरेंस मिले रादर देन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो इसको भी स्ट्रिक्ट करने की बात हो सकती है। तीसरा, जो माइग्रेशन फैमिली बेस्ड है उसको मेरिट बेस्ड जो है माइग्रेशन बनाया जा सकता है। फैमिली बेस की बात करें तो यूएस में कई बार यूएस सिटीजन से लोग शादी करते हैं, वो सिटीजन दूसरी कंट्री से अपने स्पाउस को बुलाते हैं, तो उस केस में या अपने उनके किड्स होते हैं या फैमिली ब्लड रिलेशन है, किसी का पीआर हो गया है, वहाँ पे ग्रीन कार्ड किसी को मिल गया है, उसके बाद वो अपनी फैमिली को बुलाते हैं, तो इस केस में हो सकता है मेजर्स और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इसको कम करने की या ख़त्म करने की बात हो, इसकी बजाय मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन को प्रमोट किया जाए। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, अगेन एज यूजुअल जैसे दूसरी कंट्रीज़ में हो रहा है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है रादर देन कि जो ब्लड रिलेशन में रहते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको पब्लिक चार्ज पॉलिसी के बारे में बताया, उसको दोबारा कंटिन्यू करने की बात हो सकती है, और वो भी और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट की असिस्टेंस लेते हैं, तो उस केस में उनके ऊपर थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस हो सकती है, उनको वीज़ा देने में थोड़ी और मुश्किल, कुछ और टाइट रूल्स किए जा सकते हैं। अब बात करें अगर माइग्रेशन की, तो इलीगल माइग्रेशन इस टाइम यूएस में भी बहुत ज़्यादा है। साउथ ईस्ट पार्ट की बात करें, मेक्सिको की बात करें, तो काफ़ी इलीगल माइग्रेंट सेंटर कर रहे हैं यूएस में, तो इस चीज़ को कम करने के लिए जो वॉल है उसको और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करवाया जा सकता है डिफरेंट एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि कोई यूएस में एंटर ना कर सके। और इसी के साथ जो उन्होंने पहले अडॉप्ट की थी मैक्सिको में एक्सपेल करने की, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भेजने की पॉलिसी, तो वो भी कंटिन्यू होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो माइग्रेशन को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं हो सकती। तो गाइस मैं तो वैसे ही सजेस्ट करती हूँ आप लीगल वे में अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अपना इंटेंशन वही रखिए जो आप वीज़ा के टाइम पे शो करते हैं। यूजुअली जैसे अजाइलम डाल लेते हैं लोग यूएस जाके, इसके ऊपर भी और रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो अगर स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो आप स्टडी कंप्लीट कीजिए, आप स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए। बहुत तरह की स्कॉलरशिप हो जाती हैं जो आप यूएस में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, यूनिवर्सिटी सबको देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो स्टेट बेस्ड होती हैं, तो वो आप अप्लाई करते हो, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें 70 to 80% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, कहीं पर 100% हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। लेकिन बाकी आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी नीचे आ सकता है। तो ये मेरा सजेशन रहता है। सेम इज़ द केस विद B1 B2 वीज़ा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इलीगल रूट को मत अप्लाई कीजिए, उसको मत अडॉप्ट कीजिए, आप इलीगल की बजाय लीगल वे में जा सकते हैं। गाइस अगर आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी फ़ीस मेनली पे करना होता है $185, जो 15,540 रहती है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा और अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। अगर आपका फैमिली मेम्बर है उसको मिलने जा रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप फैमिली नहीं है कोई, आप वहाँ पे होटल में रहना चाहते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले लेते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए जो शो करना कि आपका इंटेंशन क्या है यूएस में जाने का और वापस आने का रीज़न क्या है, वो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो। बाकी होता है इंटरव्यू बेस है, आप इंटरव्यू क्लियर करो और वीज़ा आपकी फेवर में है और आपको 10 साल का वीज़ा मिल जाता है। तो ये आपको लाखों रुपए और अपनी जान को जोखिम में डालने से अच्छा है कि आप एक जेन्युइन वे फॉलो कीजिए। यही मेरी आपको एडवाइस है। काफ़ी ऐसे माइग्रेंट्स जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो यूएस में है,
इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो उस केस में उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखते हैं। इसी के साथ उन्होंने पहले ये भी अनाउंस किया था कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वॉर शुरू नहीं करेंगे और उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी आपको पता ही है यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। बाकी ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, देखते हैं इसका क्या आने वाले टाइम में सामने आती है अपडेट। लेकिन माइग्रेशन को लेके स्ट्रिक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर आप जेन्युइन इंटेंशन प्रूव करते हो आप जा सकते हैं, यूएस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पेशली इंडिया की बात करो तो मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस फॉर इंडिया होगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो एक फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते हैं, तो इसलिए यूएस इंडिया के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लगता कि होएगा। सो गाइस, ये तो मेरे रहे व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग यूएस में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर इमिग्रेशन को लेके क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो अगर आपके माइंड में कोई भी सजेशन है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद कि वीडियो को आपने अंत तक देखा। मेरी अगली वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट की